नाम क्या है लेसन का? द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन मतलब क्या होता है? आखिरी चैप्टर। अब ये आखिरी चैप्टर कैसे है? हमारी बुक का तो ये फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन जिस स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज का ये एक लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि राइटर कौन है इसके। एल्फोंस डॉजेट राइटर है। एल्फोंस डॉजेट राइटर, इनका बर्थ हुआ था 1840 में और डेथ 1897 में। ही वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में अपने नॉवेल्स लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। लास्ट लेसन को उन दिनों में सेट किया गया है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक वॉर चल रहा था। इस वॉर को क्या कहा गया? फ्रेंको प्रशियन वॉर कहा गया। ये वॉर 1870 में स्टार्ट हुआ था और 71 तक चला था, मतलब एक साल चला था ये जो वॉर था। अब कहीं पर भी जब वॉर होता है तो जो विक्ट्री मिलती है जिस कंट्री को, जो विनिंग कंट्री होती है, वो अपने कुछ रूल रेगुलेशंस दूसरी कंट्री पर थोप देती है जिसको कि उसने जीत लिया होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। प्रशिया जीत जाता है और फ्रांस हार जाता है। लेड बाय बिस्मार्क। और ये जो प्रशिया था इसको कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क, यानी कि जर्मनी लीड कर रही थी इसको। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। प्रशिया उस टाइम पर उन्हीं राष्ट्रों से बना था जो आज जर्मनी था। मतलब अभी हमने क्या रीड किया कि फ्रांस हार गया और प्रशिया जीत गया। अब हम सोचते हैं कि प्रशिया कौन सी कंट्री है। पहले के टाइम पर जर्मनी के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो अब जर्मनी में ना होकर अलग हो गए। क्या था कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो आज जर्मनी में हैं, उन्हीं वही जो स्टेट्स थे पहले प्रशिया कहलाते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस को किसने डिफीट किया था? जर्मनी ने डिफीट किया था। तो प्रशिया में आज वो कंट्रीज़, वो स्टेट्स हैं जो जर्मनी, पोलैंड या ऑस्ट्रिया के पार्ट हैं आज के टाइम में। और इस स्टोरी में हम रीड करेंगे कि किस तरह से फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, जो फ्रेंच ज़िले थे, कौन कौन से? अल्सेस और लॉरेन के। वो जब फ्रांस हार गया तो ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट थे ये प्रशिया के हैंड्स में चले गए, यानी कि इनके ऊपर प्रशिया का राज हो गया। तो जब कभी भी किसी कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्री का राज होता है तो कुछ चेंजेज आ जाते हैं वहाँ पर। अब हम इस स्टोरी के अंदर यही रीड करेंगे कि प्रशिया के हाथों में जाने के बाद वहाँ की स्कूल लाइफ के ऊपर क्या क्या चेंजेस आए थे। करें स्टार्ट? क्या कहते हैं? स्टार्टेड फॉर स्कूल very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. ये जो स्टोरी है ये एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। एक स्टूडेंट है, वो क्या कहता है कि मैं स्कूल में लेट हो गया उस मॉर्निंग। ठीक है, उस दिन सुबह सुबह में स्कूल जाने में लेट हो गया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और बहुत भयंकर डर में था कि मुझे डांट पड़ेगी। कौन डांटेगा? मिस्टर हैमल डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? जिनमें जीरेंट और टू वाली जो फॉर्म होती है उन्हें पार्टिसिपल्स कहते हैं। और ये बच्चा क्या कहता है कि मिस्टर हैमल ने, उनके टीचर ने बोला था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इस बच्चे को इन पार्टिसिपल्स से रिलेटेड एक शब्द भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और अपना सारा दिन बाहर बिताऊं। बाहर कहाँ पर? स्कूल से बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। उस दिन बहुत गर्म दिन था बहुत धूप थी उस दिन। ब्राइट यानी धूप थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स क्या होता है? जंगल। ठीक है, वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल। इसी तरह से वाटर पानी होता है और वाटर्स का मतलब तालाब, नदियाँ, ये सब होता है। तो जो बर्ड्स थे वो जंगलों में, यानी कि पेड़ों के ऊपर चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामील द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और खुले मैदानों के अंदर जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और इस बच्चे के लिए ये सब देखना ज़्यादा टेम्पटिंग था बजाय कि पार्टिसिपल्स पढ़ने के। टेम्पटिंग मतलब ललचाने वाला, उत्सुक करने वाला था। बट आई हैड
द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर रेजिस्ट करने की ताकत थी, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी स्कूल चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं क्राउड टाउन से पास होकर गया तो मैंने देखा वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? न्यूज़ बोर्ड था, और उस न्यूज़ बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और राइटर कहता है, ये बच्चा कहता है कि पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड से हमें सारी बुरी बुरी खबरें ही मिलती रही थी। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि पिछले 2 साल से, जब से ये जो प्रशिया था ये इनके इस स्टेट्स के ऊपर, इनके डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर रूल करने लगा था, तब से इन्हें अच्छी न्यूज़ वहाँ पर नहीं मिलती थी। क्या न्यूज़ मिलती थी इन्हें? लॉस्ट बैटल्स, कि वो युद्ध हार गई। द ड्राफ्ट, यानी कि आगे के क्या प्लान्स बनाए गए हैं दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा। ड्राफ्ट्स यानी कि जैसे जो न्यू कंट्री है जिसका रूल चल रहा है कंट्री के ऊपर, वो कौन सी नई नीतियाँ बनाती है, कौन सी नई प्लानिंग्स करती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के जो नए ऑर्डर आते हैं वो सब इस बुलेटिन बोर्ड पर लगते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप खुद से ही सोचा मन में, विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और बिना रुके, मतलब वो वहाँ से चला तो जाता है लेकिन अब सोचता है, मतलब बुलेटिन बोर्ड की तरफ से जाते जाते ही सोच रहा है कि अब क्या लगा होगा इस बुलेटिन बोर्ड पर जिसने पिछले 2 साल से हमें बुरी बुरी न्यूज़ दी है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, अब मैं उतनी जल्दी, हरीड बाय यानी उतनी जल्दी वहाँ से चला जितनी जल्दी मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, एक ब्लैक स्मिथ था, एक लुहार था जिसका नाम क्या था? वॉचर। वो क्या कहता है? हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, ये लुहार यहाँ पर था अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस यानी सहायक के साथ, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, वो बुलेटिन रीड करता है, वहाँ खड़ा हुआ है। इसने तो, बच्चे ने तो बुलेटिन नहीं रीड किया, लेकिन इस लुहार ने बुलेटिन रीड किया है और उसे पीछे से बुलाता है। डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे तुम्हें इतनी तेज़ तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आज तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है। क्यों कहता है वो ऐसा कि बहुत टाइम है? बिकॉज उसे नए ऑर्डर का पता है। ठीक है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। ठीक है, क्यों सोचा उसने मजाक बना रहा है? क्योंकि अगर कभी कभी बहुत लेट हो जाता है कोई स्टूडेंट, तो आने जाने वाले टोकते हैं ना, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, अभी तो बहुत टाइम है, दोपहर तक पहुँच जियो। ठीक है, उसने सोचा कि इसी तरह से ये उसका मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और क्या कहता है? मैं जल्दी जल्दी चल के मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन तक पहुंचा और पूरी तरह से क्या हो चुका था? आउट ऑफ ब्रेथ हो चुका था। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब उसको बहुत तेज सांस चढ़ चुके थे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत चहल पहल होती है, बसल यानी चहल पहल होती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये इतना शोर होता है उस टाइम पर कि गली में भी सुना जा सकता है। किस चीज़ का शोर होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने बंद करने, जैसे बच्चे अरेंज करते हैं, है ना, डेस्क को, बेंचेस को, तो उनकी जो बेंचेस के खुलने और बंद होने की आवाज़ है, सरकाने की आवाज़ है, उनका शोर होता है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन होता है एक वॉइस में, सभी मिलकर बच्चे एक वॉइस में लेसन रिपीट कर रहे होते हैं, उसका शोर होता है। एंड वेरी लाउड, और ये बच्चे यूनिसन वॉइस के अंदर बहुत ही तेज़ पढ़ते हैं अपने लेसन को, जिसकी वजह से बहुत शोर होता है। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम अपने हाथ अपने ईयर्स पर रखकर ये लेसन रीड करते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के रूलर की आवाज़ सुनाई दे सकती है जो कि टेबल पर रैप किया जा रहा होता है, थपथपाया जा रहा होता है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बहुत शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन,
और आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैं अब इस भीड़ से निकलकर अपनी जो सीट है उसको काउंट कर रहा था। सीट को काउंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर वो किस नंबर पर बैठता है वहाँ तक वो जा रहा था, विदाउट बीइंग सीन। और जब वो अपनी सीट तक जाता है तो किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन ये स्टूडेंट फील करता है कि उस दिन सारा कुछ इतना शांत था स्कूल में जैसे संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो अपने प्लेसेस पर बैठे हुए थे, अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हैमल अपने टेरिबल आयरन यानी कि लोहे के रूलर के साथ, डंडे के साथ वहाँ घूम रहे थे अप डाउन में, अप एंड डाउन पोजीशन में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर क्लास में जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, तुम इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आई होगी और मैं कितना डरा हुआ होगा। शर्म क्यों आई होगी, बिकॉज ही वाज लेट, और डरा हुआ क्यों होगा, मिस्टर हैमल की वजह था। लेकिन उसके डरे होने के बावजूद भी क्या होता है, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, मतलब मिस्टर हैमल ने उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी। मिस्टर हैमल सा मी एंड सैड वेरी काइंडली, अब ये जो मिस्टर एम हैमल है इन्होंने इस स्टूडेंट को देखा और बहुत ही काइंडली बोला, जैसा कि उसका नेचर नहीं था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था ना, लेकिन उस दिन बहुत ही काइंडली बोलता है। गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी जल्दी अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि इस स्टूडेंट का क्या नाम था, क्या नाम था इसका, फ्रेंड्स। वी आर बिगनिंग विदाउट यू, और मिस्टर हैमल, मिस्टर एम हैमल कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे, तुम आ गए हो तो जल्दी जल्दी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं फटाफट से बेंच पर कूदा और अपने डेस्क पर यानी अपनी सीट पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ड्रेस, तो अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ था कि मैं अपने डर से बाहर निकलता, मतलब जो वो डरा हुआ था। डिड आई सी आवर टीचर, तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे टीचर आज उस दिन कैसी ड्रेस पहन कर आए थे, अपनी सबसे अच्छे वाली ड्रेस पहन कर आए थे, ठीक है। और ये कैसा क्या था, ग्रीन कलर का कोट था एक, हिज फ्रिल शर्ट, और अपनी फ्रिल वाली यानी झालरदार वाली शर्ट पहन कर आए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक लिटिल ब्लैक कलर की सिल्क की कैप लगाई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसकी ये जो सिल्क की कैप थी, शर्ट थी, ये सारी की सारी कैसी थी, एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, कढ़ाई की हुई थी इसके ऊपर। दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ये उसको कभी भी नहीं पहनता था बजाय कि इंस्पेक्शन डेज के या प्राइज डेज के। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, और इसके अलावा एक और स्ट्रेंज थिंग थी कि पूरा का पूरा स्कूल बहुत ही अजीब लग रहा था और बहुत शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर always empty the village people sitting quietly like ourselves। क्या कहता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ थी वो थी बैक बेंचेस, क्लास के जो पिछले बेंचेस थे वो हमेशा खाली रहते थे, लेकिन आज वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वो हमारी तरह मतलब स्टूडेंट्स की तरह से। कौन कौन आया था यहाँ पर, ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसने अपना तिकोना हैट लगाया हुआ था। फॉर्मर मेयर, गांव का जो फॉर्मर मेयर था, पुराना मेयर था, वो आया हुआ था। फॉर्मर पोस्टमास्टर आया हुआ था, एंड सेवरल अदर, और बहुत सारे दूसरे लोग आए हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड था उस दिन। होजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। ये जो ओल्ड होजर था ये अपना एक पुराना प्राइमर लेकर आया था, प्राइमर यानी कि बुक लेकर आया था, ठीक, और उसके किनारों के ऊपर उसने अपने अंगूठे रखे हुए थे,
और इस प्राइमर को यानी इस बुक को इसने अपने घुटनों पर खोल रखा था और अपने बड़े बड़े चश्मे उसने लगाए हुए थे और उन्हीं चश्मों में से वो इस किताब के पेजों को झांक कर देख रहा था। नेक्स्ट क्या कहता है, While I was wondering about it all, अब मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था, बिकॉज फ्रेंड्स को नहीं पता था कि किस वजह से ये लोग बैठे हुए हैं और आज इतना अजीब माहौल क्यों है यहाँ पर। मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो ये सोचते हुए ही मिस्टर हैमल कहाँ बैठ जाते हैं, जब फ्रेंड ये सब सोच रहा है तो मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। इन द सेम ग्रेव, ग्रेव होता है सीरियस और जेंटल होता है पोलाइट, तो वो अपनी बहुत ही सीरियस टोन में और जेंटल टोन में बोलते हैं विच ही हैड यूज टू मी सैड, जो कि वो आमतौर पर जिस टोन में बोलते थे वो वही टोन थी। वो कहते हैं माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है, आई शिल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया टीचर है वो कल से आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे ध्यान से इसे पढ़ो। बट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और फ्रेंच क्या कहता है कि ये जो वर्ड्स थे ये मेरे ऊपर थंडर क्लैप यानी कि बिजली की तरह से पड़े। दैट मीन्स वो बहुत ही शॉक हो गया ये शब्द सुनकर। अब आगे कहता है कि ओ द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, और कहता है अच्छा तो ये सब था जो कि उन रैचेस ने, रैचेस होते हैं दुष्ट लोग, जो उन दुष्टों ने टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ लगाया हुआ होगा, इसी वजह से सब इतना चेंज हो गया है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, और वो कहता है कि अच्छा ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और सोचता है कि ये तो लास्ट फ्रेंच लेसन है लेकिन मुझे तो मुश्किल से ही कुछ लिखना आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा इसमें सीखा भी नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे अभी इस पर रुकना पड़ेगा, मतलब अभी मुझे लिखना भी नहीं आता और मुझे ये पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और आज फ्रेंच कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने अपने लेसन्स को नहीं रीड किया ढंग से। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दिस आर, और क्या कहता है कि वो किन चीज़ों में लगा रहता था, बर्ड्स के जो एग्स थे उनको ढूंढने में लगा रहता था, या फिर सार क्या है, प्लेस का नाम है, या सार में स्लाइडिंग करने में ही अपना समय व्यतीत करना उसको अच्छा लगा करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नेसेंस अ वाइल एगो, और कहता है मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे बहुत बड़ी सरदर्द लगती थी, नेसेंस यानी सरदर्द लगना, सो हैवी टू कैरी, मुझे ये उठानी भी बहुत मुश्किल लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप, और जो किताबें मुझे पहले बहुत बड़ा बोझ लगती थी वो आज मुझे अपनी पुरानी दोस्त लग रही हैं और मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मैं मिस्टर हैमल को भी अपने से दूर नहीं करना चाहता, और ये विचार, आइडिया यानी विचार कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, ये सारी चीज़ें मुझे क्या कर रही है, उसके डंडे की मार को भी भुला रही है, और ये भी भुला रही है कि वो कितने ज़्यादा क्रैंकी यानी चिड़चिड़े हुआ करते थे। पहले वो मिस्टर हैमल को पसंद नहीं करता था, लेकिन आज जब उसको पता चलता है कि ये मिस्टर हैमल का लास्ट डे है तो वो उनसे एक बहुत ही अलग सी अटैचमेंट रखता है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, और क्या कहता है मिस्टर हैमल के बारे में, कहता है कि ये बेचारा आदमी आज इस लास्ट लेसन यानी कि लास्ट डे के ऑनर में, लास्ट डे के सम्मान में अपने सबसे अच्छे संडे वाले क्लॉथ्स पहन कर आया है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मुझे समझ आ रहा था कि गांव के जो बूढ़े लोग थे वो कमरे के लास्ट में क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दैट दे वर सॉरी टू
दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और ये शायद इसलिए भी यहाँ बैठे थे क्योंकि इन्हें दुख था कि ये अपने टाइम पर स्कूल में ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर. और इस तरह से ये जो बुजुर्ग लोग थे ये हमारे इस मास्टर यानी कि टीचर की 40 सालों की सर्विस के लिए अपना सम्मान दिखा रहे थे, और ये दिखा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने देश के प्रति भी रिस्पेक्ट रखी है. राइट. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, और जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने अपना नाम सुना. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी बारी थी पढ़ने की. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रो. और क्या कहता है कि वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, और मैं सोच रहा था जब उसका नंबर आया ना, उसकी टर्न आई पढ़ने की, तो ये फ्रेंच सोचता है कि क्या होगा अगर मैं ये जो पार्टिसिपल के भयानक रूल्स हैं इनको नहीं बता पाया तो. वेरी लाउड एंड क्लियर, और ये सब कुछ उसको बहुत ही साफ साफ वर्ड्स में और ज़ोर से बोलना था क्लास में. एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के बोलना था. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं शुरुआती वर्ड्स में ही कन्फ्यूज्ड हो गया और वहीं पर खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. क्या कहता है फ्रेंच कि जैसा कि उसको कुछ नहीं आता था तो उसका हार्ट बीट कर रहा था, धड़क रहा था तेज़ तेज़, और वो कुछ भी ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. ठीक है, देखो आगे. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, अभी ये सोच रहा है कि उसे तो कुछ आता ही नहीं है, वो किस तरह से बोलेगा, और वो बहुत ही कंफ्यूज होकर खड़ा हुआ है अपनी सीट पर. तो मिस्टर हेमल उससे कहते हैं, और उसको क्या लग रहा था मिस्टर हेमल उसे डांटेंगे, लेकिन ये मिस्टर एम हेमल कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें इसके बारे में खुद से ही बुरा लगेगा. सी हाउ इट इज़, देखो ये किस तरह से होता है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. क्या कहता है कि देखो तुम्हें किस तरह से बुरा लगेगा, हर रोज़ हम कहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है किसी भी काम को करने के लिए. ठीक है. आई विल लर्न इट टुमारो, जैसा कि हम खुद से कहते हैं कि अभी तो टाइम पड़ा है, हम इसको कल कर लेंगे, कल सीख लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो यही सोचते सोचते हम कहाँ पहुँच गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, यहाँ अल्सेस पर बहुत बड़ा दुख आया है. शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और यहाँ के जो लोग हैं यानी कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना काम कल पर टाल रहे हैं. और अपना काम कल पर टालते टालते क्या हुआ, दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट. अब ये जो नए लोग होंगे या जो नए रूलर्स होंगे वो तुमसे उन्हें बाहर के लोगों को, जो बाहर से आए होंगे यानी कि जो जर्मन पीपल होंगे, उनको ये कहने का राइट मिल जाएगा. विल हैव द राइट मतलब अधिकार मिल जाएगा तुमसे ये कहने का, हाउ इज़ इट, क्या बात है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम कहते तो अपने आप को फ्रेंचमैन हो. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन ना तो तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, we have all a great deal to reproach ourselves. लेकिन हम सभी के पास वो क्या कहते हैं, लिटिल फ्रेंच तुम इसमें सबसे बुरे नहीं हो. हम सभी के पास बहुत सारे बहाने होते हैं अपने आप को क्या करने के, मतलब हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं कि हम अपने आप को रिप्रोच कर सकते हैं कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया. ठीक है. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करते थे. ये सिर्फ मिस्टर हेमल जो हैं वो एक स्टूडेंट को नहीं कह रहे बल्कि सारे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स. वो क्या करते हैं, जो ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को खेतों में काम करना या मिल्स पर काम करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं. सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सके. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी दोष लगाया जाना चाहिए.
हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्योंकि मैं भी तुम्हें अपने लेसन्स लर्न कराने के बजाय अपने फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था। जैसे टीचर्स कुछ काम करवा लेते हैं, तो उसी तरह के कामों में से एक काम है ये जो एम हैमल अपने स्टूडेंट से कराता था। और आज इसको क्या फील होता है, बुरा फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों कराया, काश मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच सिखा देता। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और कभी मुझे फिशिंग पर जाना होता, फिशिंग क्या है, मछली पकड़ने, दैट मीन्स एन्जॉयमेंट करने जाना होता, तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, और इसीलिए मैं भी अपराधी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर एक बात के बाद दूसरी चीज़ के बारे में मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। क्यों है ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज मिस्टर हैमल के लिए? क्योंकि ये मिस्टर हैमल की खुद की लैंग्वेज थी, नेटिव लैंग्वेज थी, और अपनी मातृभाषा सभी को अच्छी लगती है, इसीलिए मिस्टर हैमल को फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी लगती है। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, और मिस्टर हैमल कहते हैं कि ये लैंग्वेज संसार की सबसे ज़्यादा क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें ये अपने बीच में बनाए रखनी चाहिए। दैट मीन्स हम सभी को फ्रेंच सीखनी और बोलनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और नहीं भूलनी चाहिए। जैसे एक कंट्री जिसमें हम रहते हैं उस कंट्री की जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जो नेटिव टंग है, वो सभी को बोलनी चाहिए और उसको जीवित रखना चाहिए। वही चीज़ें यहाँ पर मिस्टर हैमल अपने स्टूडेंट को समझा रहे हैं। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, आगे क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति को गुलाम बनाया जाता है, मतलब जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर गुलाम बनने के बाद भी जब तक वहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज को बनाए रखते हैं, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ये बिल्कुल वैसे है जैसे जेल की, जिस जेल में वो बंद है उसकी चाबी उनके पास हो। दैट मीन्स वो अपनी लैंग्वेज के माध्यम से जल्दी ही इस एनस्लेवमेंट से आज़ाद हो सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, उसके बाद उन्होंने ग्रामर खोली और हमारा लेसन हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे आज हैरानी थी कि मैं आज कितने अच्छे से इस लेसन को समझ गया, जितना कि वो कभी नहीं समझता था। ऑल ही सैड सीम टू सो ईजी, और जो भी उन्होंने आज कहा वो बहुत ईजी लगा, बहुत आसान लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने सोचा कि शायद मैं पहले इतने ध्यान से नहीं सुनता था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मुझे ये भी लगा कि उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ पहले इतने अच्छे से कभी कुछ बताया भी नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था जैसे ये बेचारा व्यक्ति हमें जाने से पहले पूरी फ्रेंच लैंग्वेज सिखा देना चाहता है जितनी उसे आती है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक होते झटका, और एक ही झटके में या एक ही बार में ये पूरी की पूरी ये जो भाषा है सब कुछ इसका हमारे माइंड्स में डाल देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर पढ़ने के बाद हमने राइटिंग में भी एक लेसन किया। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए नई कॉपीज़ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें उन्होंने कर्सिव राइटिंग में लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस और अल्सेस, और आगे क्या लिखा है, जिसमें कि ये जो कॉपीज़ थी जिसमें कि उसने क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेस, ठीक है। वो कॉपीज़ सबको दी उसने, सारे स्टूडेंट्स को दी। छोटी छोटी कॉपीज़ थी, तो ये कैसी लग रही थी, लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह से लग रही थी, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो कि स्कूल के कमरे में हर जगह पर फ्लोटिंग करती हुई दिखाई दे रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ये सारी जो कॉपीज़ थी ये कहाँ पर लगी हुई थी, उनकी डेस्क के ऊपर रॉड्स लगी हुई थी, डंडे लगे हुए थे, और उनके ऊपर ये कॉपीज़ लटकाई गई थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सैट टू वर्क, आप देख सकते हैं कि हर किसी को काम करने के लिए कॉपीज़ दी गई थी। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सभी कितने शांत थे। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, अब क्लास में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वो थी पेन के चलने की आवाज़। ऐसा क्यों था, इतनी शांति क्यों थी?
लास्ट लेसन था, अटेंटिव थे और बहुत बड़े शौक में थे वो कि ये क्या हुआ, कल से हम जो अपनी नेटिव टंग है वो नहीं सीख सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शौक था उनके लिए और वो बेचारे चुपचाप से क्या कर रहे थे, जो कुछ सिखाया जा रहा था उसको सीख रहे थे भारी मन के साथ। ठीक। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और इस दौरान कुछ बीटल्स क्लास के अंदर आ गए। बीटल्स क्या होता है, कीट पतंगे। ठीक है। बट नबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज क्लास के अंदर एक मक्खी भी आ जाए तो कितना शोर कर देते हैं सारे। ठीक है। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, किसी ने जरा सा भी ध्यान उस पर नहीं दिया। हु वॉकड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इट वाज फ्रेंच टू। और क्या कहता है कि ये जो सबसे छोटे बच्चे थे ये कैसे थे, जैसे जो फिश हुक्स होती हैं, फिश हुक क्या होती है, मछली पकड़ने के लिए एक कांटा बनाया जाता है जिसके ऊपर आगे कीड़े लगा दिए जाते हैं। ठीक है। जो वो सबसे छोटे छोटे बच्चे थे उनको फिश हुक बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन वो भी क्या था, इतने आराम से अपना काम कर रहे थे जैसे कि वो भी फ्रेंच पढ़ रहे हैं, मतलब उन्होंने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, और आज क्लास की छत के ऊपर जो कबूतर बैठे रहते थे, जो डेली वहाँ शोर करते थे, वो भी बहुत धीमी धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ये जो जर्मन्स आएंगे और हमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, क्या ये हमें तो जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे, हमारी मातृभाषा हम नहीं बोल पाएंगे, फ्रेंच सोचता है, और हमें जर्मन बोलनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इन बर्ड्स को भी जर्मन बुलवा लेंगे? नहीं ना, उनसे तो कोई नहीं बुलवा सकता, वो तो अपनी आम भाषा में ही बोलेंगे जिसमें वो बोलते हैं। तो वो सोचता है कि जो लोग हैं वो दूसरे लोगों के ऊपर ही रूल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के बर्ड्स और एनिमल्स पर रूल नहीं कर सकते, उन पर शासन नहीं कर सकते। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. क्या कहता है, जब मैं लिख रहा था तो बीच बीच में मैंने एम हैमल की तरफ देखा, तो एम हैमल कैसे बैठे थे, अपनी चेयर में बिना हिले डुले बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो कभी एक चीज़ को घूर रहे थे, गेजिंग होता है घूरना, एंड देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। ऐसा लगता था, एज इफ, ऐसा लगता था कि वो इस कमरे के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है, जैसे भी रखा हुआ है, हर चीज़ को अपने माइंड में भर लेना चाहते थे, रख लेना चाहते थे। फैंसी, बहुत ही अजीब बात थी ये। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वो इसी जगह पर काम कर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, और उसका गार्डन क्लास के बाहर था, हमारी मतलब हमारी क्लास की जो विंडो है उसके बाहर उसका गार्डन हुआ करता था। जस्ट लाइक दैट, और बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि आज है, मतलब 40 ईयर से ये चीज़ें सेम थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, और जो बेंच और डेस्क हैं सिर्फ वो स्मूथ हो चुके थे। वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, गार्डन के अंदर अखरोट के पेड़ थे जो पहले कभी छोटे छोटे हुए करते थे, लेकिन अब 40 साल हो गए हैं तो वो लंबे हो चुके हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, इसके अलावा क्या था, होप वाइन। होप वाइन क्या चीज़ है, एक बेल का नाम है ये। ठीक है। तो ये जो होप वाइन थी जो इस मिस्टर एम हैमल ने खुद लगाई थी, ये कैसी हो चुकी है, हैड ट्विन्ड अबाउट द विंडोज़, मतलब जुड़वा हो चुकी है, मतलब फैल चुकी है ये विंडोज़ तक, और विंडो की रूफ तक जा चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। और ये सारी चीज़ें जो मिस्टर एम हैमल ने खुद की थी, 40 साल से जिन चीज़ों से वो जुड़ा हुआ था, अगर उसको उसे छोड़कर जाना पड़ता एक ही बार में, तो बिल्कुल इस बेचारे आदमी का, पुअर मैन का हार्ट ब्रेक हो चुका होता। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, अब ये अपनी बहन को, ये कहाँ रहता है मिस्टर हैमल, उस स्कूल में ऊपर ही रहता है, तो ये ऊपर से कमरे के अंदर से अपनी बहन के द्वारा की जाने वाली पैकिंग की आवाज़ सुन सकता है, ट्रंक्स की आवाज़ यानी संदूकों की आवाज़ सुन सकता है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन वो इस कंट्री को छोड़कर जाने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके पास आज भी इतना साहस था कि वो हर लेसन को लास्ट तक सुनना पसंद करता है। आफ्टर राइटिंग ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, अब सबसे पहले उसने क्या करा, एक लेसन रीड किया ग्रामर का, उसके बाद राइटिंग करवाई थी बच्चों को। अब राइटिंग के बाद वो हिस्ट्री का एक लेसन उन्हें पढ़ा रहा है, और हिस्ट्री का लेसन भी कौन सी लैंग्वेज में है, फ्रेंच लैंग्वेज में है। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बी
बोबू, ठीक है, दैट मीन्स क्या है, ये अपनी पोएम पढ़ते हैं जो छोटे बच्चे हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और इन बच्चों की ये पोएम के बाद जो कमरे के लास्ट में ओल्ड होजर बैठा हुआ है, उसने अपने चश्मे लगाए, अपनी जो बुक है वो अपने दोनों हाथों में ली और उसके अंदर जो अक्षर लिखे हुए थे उनको पढ़ा। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और जब वो ये सब पढ़ रहा था वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना बहुत ही मजाकिया था। क्यों था उसको सुनना बहुत मजाकिया? वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और क्या कहता है, उसको सुनना तो बहुत मजाकिया था क्योंकि उसकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन फ्रेंच कहता है हम रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। हंसना उसकी आवाज़ पर चाहते थे, रोना इसलिए चाहते थे कि ये डे बहुत ही शॉकिंग था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, और फ्रेंच कहता है कि मुझे कितना अच्छे से याद है कि ये हमारा लास्ट लेसन था और ये बहुत ही अजीब डे था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब अचानक से चर्च की क्लॉक में 12 क्लॉक का टाइम होता है, ठीक है, 12 बजे का टाइम होता है। अब ये जो 12 बजे का टाइम है, यह क्या सिग्निफाई करता है, क्या दिखाता है ये? डेली रूटीन। उनका जो स्कूल टाइम था वो ओवर हो गया है। अब जो स्कूल टाइम ओवर हो गया है, दैट मीन्स आज जो लास्ट डे था वो भी ओवर हो गया, और अगले दिन से वहाँ पर जर्मन रीड कराई जाएगी। देन द एंजिलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द Prussians returning from drill sounded under our window। अब क्या कहता है, एट द सेम मोमेंट, जब ये 12 o'clock का टाइम हो चुका था, उसी टाइम पर प्रशियंस के ट्रम्पेट की आवाज़ आई। ट्रम्पेट क्या होता है? नगाड़े की, ढोल की आवाज़ आई। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ये अपनी खुदाई का काम करके वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आर विंडो, और उनकी ये आवाज़ हमारी खिड़की के नीचे सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ सुनकर मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, वो बहुत ही शॉक कंडीशन में थे। पेल का मतलब क्या है? उनका जो चेहरे का रंग है वो पीला पड़ चुका था। इन हिज चेयर, अपनी चेयर के पास ही वो खड़े हुए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और आज जितने वो लंबे दिखाई दे रहे थे, मैंने उन्हें उतना लंबा कभी नहीं देखा था। मिस माई फ्रेंड सैड ही, अब एम हैमल ने कहा, मिस्टर एम हैमल ने कहा, मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। अब आगे वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन आई बोलकर रुक जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ अंदर ही रुक जाती है। इमोशनल होने की वजह से वो रो पड़ते हैं। ही कुडंट गो ऑन, और वो अपनी आवाज़ पूरी नहीं कर पाते, मतलब अपने शब्द पूरे नहीं कर पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब वो जैसा कि बोल नहीं पाते ना, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा लेते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। माइट यानी ताकत, ठीक है, और पूरी ताकत से लिखते हैं। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वाइवा ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। वाइवा मतलब लॉन्ग, ला मतलब लीव, फ्रांस यानी फ्रांस, कि फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज जिंदाबाद, ठीक है, ये उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, स्टॉप हो गए वो, और अपना सिर दीवार पर झुकाया, दीवार को लगाया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस, उन्होंने हमारी तरफ एक इशारा किया। गेस्चर यानी संकेत करना या इशारा करना। क्या इशारा किया? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो चुका है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो दिस वाज द लास्ट लेसन, एंड वी रेड दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ अ फ्रेंच स्कूल। ये फ्रेंच स्कूल का एक लास्ट लेसन था, जिसके अंदर की फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जानी बंद की जाने वाली थी। और यहाँ हमने देखा कि जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर रूल होता है, तो उनके द्वारा लगाए जाने वाले जो नए रूल्स होते हैं, इवन ऑन एजुकेशन सिस्टम या फिर किसी भी, मतलब किसी भी सोसाइटी के किसी भी पहलू के ऊपर जो नए रूल्स लगाए जाते हैं, वो पुराने लोगों के लिए कई बार बहुत ही डिज़ास्ट्रस और बहुत परेशान करने वाले होते हैं। ठीक है, समझ आ गया?